Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन, दिस इज़ माय लेक्चर नंबर 4 वेक्टर एनालिसिस का। पिछले लेक्चर में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पढ़ चुके थे। वेक्टर को ऐड करने के पैरेललोग्राम लॉ थे और ट्रायंगुलर लॉ थे, उनको पढ़ चुके थे किस तरीके उसका डेरिवेशन आया था और उन दोनों का मतलब क्या था। आज बेसिकली हमारा क्या रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा इसी पैरेललोग्राम लॉ पर कि कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट या किसी पार्टिकल पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं एक साथ, एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर और एक वेक्टर है आपका बी वेक्टर, कुछ एंगल है इनके बीच का, मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा है। तो इनको कैसे दिखाया जाता था, इनको ग्राफिकली दिखाया जाता था। वेक्टर ए विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन वेक्टर ए को इस तरह से दिखा दिया गया और विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन बी को क्या किया गया, आगे शिफ्ट कर दिया गया, है ना, आगे शिफ्ट कर दिया गया ये इस तरीके से वेक्टर बी। इनके बीच का एंगल ये क्या है, थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा इनके बीच से ही होके जाता है, वो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर। बीच का क्या मतलब, थीटा बाई 2 पे सर ना, मैंने बीच बोला है, बीच का मतलब थीटा बाई 2 नहीं होता, मतलब उन्हीं के बीच में से जाएगा, कोई भी एंगल हो सकता है, वो एंगल हम फार्मूले से निकाल लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है और इस रिजल्टेंट वेक्टर को लिखने का क्या तरीका है, रिजल्टेंट लिखने का तरीका है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इनका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें कि मैग्नीट्यूड कितनी होगी, इस वैल्यू, इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, तो आर बराबर क्या लिखेंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। ये क्या है, आपका फॉर्मूला है। क्या बोला मैंने, ये आपका फॉर्मूला है, इसी को बोलते हैं वेक्टर लॉ। इसी लॉ पर वेक्टर काम करती है ना। दिस इज द वेक्टर लॉ, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एडिशन। जब हम किसी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, उनका रिजल्टेंट वेक्टर यही आता है, जिसमें थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अब अगर आप ध्यान से देखें कि इनका डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, मान लेते हैं ये एंगल अल्फा बनाया हुआ है, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan अल्फा इज इक्वल टू सीधा सीधा फॉर्मूला है बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। और पिछली बार मैंने ये बोला था कि जब एंगल का फॉर्मूला आप याद रखें तो ऐसे याद रखें, बाद वाला वेक्टर साइन थीटा अपॉन में पहले वाला वेक्टर प्लस बाद वाला कॉस थीटा। बाद वाला कौन सा है, बी वेक्टर को मैं बाद वाला वेक्टर बोल रहा हूँ, ए वेक्टर को मैंने पहले बनाया था, उसको मैं पहला वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, ये पहला वेक्टर है, बी वेक्टर क्या है, दूसरा वाला वेक्टर है, मतलब बाद वाला वेक्टर है, तो बाद वाला साइन थीटा अपॉन में पहला वाला प्लस बाद वाला कॉस थीटा। तो ये जो अल्फा एंगल निकल के आएगा, ये अल्फा एंगल किससे, पहले वाले वेक्टर से है। पहले वाले वेक्टर से जो एंगल बना है वो आपका क्या है, अल्फा है। यही आपका डायरेक्शन बताएगा कि पहले वाले वेक्टर से कितना ये टिल्टेड है, कितने डायरेक्शन पर है। तो ये तो आपकी बात होगी फॉर्मूले की। अब आइए करते हैं न्यूमेरिकल। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल ये है आपका कि सपोज टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, मान लेते हैं इसका वैल्यू कितना है ए और ये वैल्यू कितना है बी, एक दूसरे से 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। आपको ये निकालना है इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही फॉर्मूला आपका लगेगा। तो यहाँ जब लगाएंगे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो रिजल्टेंट वेक्टर तो ऐसा ही होगा, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ध्यान से देखें यहाँ पर थीटा कितना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो थीटा बराबर कितना हो गया आपका 90 डिग्री। और अगर थीटा 90 डिग्री उठा के यहाँ पे रख दीजिए तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू ऑल ऑफ यू नो कि 0 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर मैग्नीट्यूड। अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन
क्या होगा तो उसे एंगल से दिखाएंगे। सपोज ये एंगल हमारा कितना है, ये एंगल हमारा है अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से जब लिखेंगे तो tan अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाद वाला साइन थीटा, थीटा कितना है 90 अपॉन पहला वाला प्लस बाद वाला कॉस थीटा मतलब कॉस 90। ध्यान से देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई तो ये ऊपर बचा b और नीचे कितना a, कॉस 90 की वैल्यू 0 तो कितना है आपके पास b बाई ए, कितना आया b बाई ए। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई b बाई ए। अगर आपको अल्फा चाहिए तो क्या करना है, tan को उधर भेज दीजिए। तो tan को उधर भेज देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan को उधर भेजने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स b बाई ए। किसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी tan इनवर्स b बाई ए। क्लियर है। तो tan इनवर्स b बाई ए क्या है, ये हमारा डायरेक्शन मतलब एंगल है। रिजल्टेंट वेक्टर पहले वाले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, ये आपका क्या है tan इनवर्स b बाई ए। आप ये फॉर्मूला न लगाकर इस ट्रायंगल में अगर आप tan अल्फा लगाते थे तब भी आ जाता है tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि ये b वेक्टर है। अगर मैं लेंथ में दिखाया हूं तो इसका मैग्नीट्यूड b ही होगा तो ये भी b होगा, और अगर ये b होगा तो ये भी a होगा, तो इसका मतलब b बाई ए। सीधा सीधा आ रहा है tan अल्फा बराबर b बाई ए। लेकिन हर जगह ये तरीका काम है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह 90 डिग्री का ट्रायंगल ही बन जाए। इस वाले सवाल में बन गया, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक सवाल तो ये हो गया, ये पहला केस। दूसरा अगर मैं बात करूं दूसरे की, कि मान लेता हूं दो वेक्टर है और एक दूसरे से 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। यहाँ मान सकते हैं दो फोर्स हैं किसी पार्टिकल पर एक साथ एक्ट कर रहे हैं, वो भी 90 डिग्री पर। अगर दो फोर्स हैं 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा ये पूछा जा रहा है ना। तो मैंने सिंपल ए लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसे फोर्स आप समझ सकते हैं कि दो फोर्सेस हैं, है ना। ए का मतलब क्या है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी वहां पर हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, ए और बी। हालांकि दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है तो दोनों को ए बोल रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए ये ए है, ये आपका बी है फॉर्मूले में। तो ध्यान से अगर आप देखें तो फॉर्मूला लगाएंगे, आर बराबर कितना आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस में 90। तो ध्यान से देखें तो ये टर्म 0 हो गया, आपके पास कितना आ गया, आर बराबर रूट 2a, है ना, ए बाहर आ गया तो रूट 2a। और रिजल्टेंट हमेशा 20 से जाएगा, ये इस तरीके से। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ ये एंगल कितना होगा, तो आप एंगल इस ट्रायंगल से भी डायरेक्ट बता सकते हैं, और मैं फॉर्मूला भी लगा दे रहा हूँ। आर बराबर कितना, बाद वाला ए ही है, साइन थीटा मतलब 90 अपॉन पहले वाला प्लस बाद वाला 90, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 तो ऊपर हो गया a अपॉन में ये a है, कॉस 90 की वैल्यू 0, a बाई ए की वैल्यू कितनी 1। अब मेरे को ये बताओ, ये r नहीं tan अल्फा है। अब मेरे को ये बताओ कि tan अल्फा की वैल्यू 1 कब आती है, tan अल्फा की वैल्यू 1 कब आती है, जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो 45 डिग्री हो। इसका मतलब इसका डायरेक्शन कितने एंगल पर है, 45 डिग्री पर। रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल 45 डिग्री पर ऊपर की तरफ है फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर, ये चीज हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, केसेस बनाते हुए चलते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर मैं कहूं दो वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं, दो इक्वल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड a है और वो 60 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो रिजल्टेंट तो पक्का है इनके बीच से ही जाएगा, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। इनका रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा इनके बीच से जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया। मैं इसी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो दोबारा फॉर्मूला लगा दीजिए। दोबारा फॉर्मूला लगा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस वो फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड का दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। अगर दोनों फॉर्मूले याद हैं तो आप सवाल कर ले जाएंगे।
ध्यान से अगर आप देखें तो आर की वैल्यू में क्या लिखूंगा, आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों ए ही था, प्लस 2 इंटू ए इंटू कॉस 60, फिर कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये आपको याद होना चाहिए। ए स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और इसी में मल्टीप्लाई है 1/2 का, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। बचा कितना a स्क्वायर, तो कितना बचा मेरे पास 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू रूट में 3a। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आया वो आया रूट में 3a। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन के लिए यहां आप 90 डिग्री का एंगल तो बन नहीं रहा, तो आप क्या लगाएंगे, सीधा फार्मूला लगाएंगे। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, सीधा फार्मूला लगाएंगे तो ये ऐसे, tan अल्फा बाद वाला साइन थीटा मतलब 60 अपॉन पहला वाला प्लस बाद वाला cos 60, tan अल्फा इज इक्वल टू a इंटू साइन 60 की वैल्यू रूट में 3/2 अपॉन a प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 a/2, a निकाल के कॉमन करके काट दो तो कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा रूट में 3/2 अपॉन में 1 प्लस 1/2, ये आपके पास पूरा 3/2 बचा। तो क्या हो जाएगा आपके पास tan अल्फा इज इक्वल टू रूट में 3/2 अपॉन में 3/2, पलट के काट दो कितना हो जाएगा, रूट में 3/2 इंटू में 2/3, रूट 3/3 आ रहा है आपके पास, कितना आ रहा है रूट 3/3, तो रूट 3/3 आ रहा है तो ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए, तो 1/√3 बचेगा, कितना बचेगा रूट में 1/√3 बचेगा। और 1/√3 में tan कब आता है, जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो, जब एंगल की वैल्यू कितनी हो 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास आंसर मिला कि अल्फा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, तो इसका डायरेक्शन कितना है 30 डिग्री एट 30 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर। क्या बोलेंगे, magnitude of resultant vector is √3a and the direction is at 30 degree from the first vector, 30 डिग्री फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, अच्छा इसी के आगे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं समझाने के लिए, ताकि अच्छे से हर चीज समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, और वो क्वेश्चन क्या है कि दो वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, दो वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। चौथा नंबर, एक वेक्टर ये ए, दूसरा वेक्टर ये, दोनों मैग्नीट्यूड्स में सेम है, 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर ये 120 डिग्री है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा बीच से ही पास करेगा, और ये रिजल्टेंट हो गया आर वेक्टर। तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला लगाइए, आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, कॉस में कितना हो जाएगा 120, कॉस 120 की वैल्यू माइनस में 1/2, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये हो गया -1/2, 2 और 2 चला गया, या प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये और ये चला गया, बचा सिर्फ ओनली ए। तो ध्यान से अगर आप देखें तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बचा, वही वैल्यू आ गई जितना कि हमने लगाया था, वही वैल्यू आ गई जितना कि मैंने लगाया था। लेकिन अगर आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो बस इसी फॉर्मूले में क्या कर देना है 120 कर देना है, इसी फॉर्मूले में क्या कर देना है 120 डिग्री कर देना है ना। अब आपको cos 120 डिग्री और sin 120 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, 120 डिग्री। तो ध्यान से अगर आप देखें tan अल्फा की वैल्यू, पहले a निकाल के कॉमन करके काटी डालो उसको, कितना आ गया sin 120 डिग्री 1 प्लस cos 120 डिग्री। sin 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, sin 120 डिग्री की वैल्यू कितनी, sin 120 डिग्री की वैल्यू रूट में 3/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट में 3/2, याद होना चाहिए आपको, रूट में 3/2। ठीक है ना भाई। अब अगर आप ध्यान से देखें cos 120 की वैल्यू यहां लिए मैंने लिखा था -1/2, तो इसकी वैल्यू 1 माइनस
1/2 एंड दिस इज इक्वल टू कितना, रूट में 3/2 अपॉन में 1/2, 2 और 2 कट जाएगा, पलट के काट देना। तो tan अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, tan अल्फा की वैल्यू आ गई रूट में 3। अब बताओ रूट 3 कब आता है, जब अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल कितने एंगल पे एक्ट करेगा फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर, 60 डिग्री। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो मैंने तुमको 2-4 क्वेश्चन करा दिए सिमिलर टाइप के, ताकि दिमाग में आपके बैठ जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ढेर सारे होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, आप बुक से लगाइएगा, प्रैक्टिस होगा। मैंने थोड़ा सा आसान करके दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड करके कभी 60 डिग्री पे करा दिया, कभी 120 डिग्री पे करा दिया, कभी 90 डिग्री पे करा दिया, है ना। ये अपने आप में क्वेश्चंस भी हैं और ये अपने आप में कॉन्सेप्ट भी हैं। इसे आप डायरेक्ट याद रखें तो बहुत अच्छा है। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का 60 डिग्री पे लग रहा हो, क्या बोला, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का 60 डिग्री पे लग रहा हो तो हमेशा √3 का मल्टीप्लाई कर दिए पहले वाले वेक्टर में से, आंसर वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या बोला, जब कभी भी दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का, जैसे ए मैंने लगाया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर 60 डिग्री पर, तो हमेशा उनका रिजल्टेंट वेक्टर ए में √3 का मल्टीप्लाई कर दो, ए में √3 का मल्टीप्लाई कर दो। जब कभी भी दो वेक्टर 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा हो तो हमेशा √2 का मल्टीप्लाई कर दो। जब कभी भी दो वेक्टर 120 डिग्री पर एक्ट कर रहा हो तो उसका आंसर वही आता है जितना हमने वेक्टर लगाया है। क्या लगाया था, ए वेक्टर, मतलब ये ए वेक्टर, इसका रिजल्टेंट भी आएगा ए वेक्टर। मतलब लगाया मैंने दो फोर्स, एक एफ फोर्स लगा 10 न्यूटन का, एक 10 न्यूटन का, लेकिन 10 न्यूटन में कैसे लगाया, 120 डिग्री पर, है ना। अगर तुम 10 न्यूटन का फोर्स किसी पार्टिकल पर 120 डिग्री पर लगाते हो तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 10 न्यूटन ही आएगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। यहां पे खेल किसका चल रहा है, एंगल का। मतलब एंगल बदलते चले जाओगे तो वैल्यू बदलती चली जाएगी। मतलब 10 न्यूटन का दो फोर्स है, 90 डिग्री पे लगाया तो 10√2 आंसर आएगा, √2 का मल्टीप्लाई। अगर 10 न्यूटन का दो फोर्स है, 60 डिग्री पे लगाया तो 10√3 आंसर आएगा, रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स कह सकते हो। अगर 10 न्यूटन का दो फोर्स है, 120 डिग्री पे लगाया तो उनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, उनका रिजल्टेंट उतना ही 10 न्यूटन ही आएगा। और डायरेक्शन आपके हिसाब से आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस में डायरेक्शन कैसे आ रहा है, एकदम बीचों बीच जा रहा है चीरते हुए। मतलब अगर 120 है तो 60 आया, अगर 60 है तो आंसर 30 आया था, और 90 था तो 45 आया था। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। मैंने क्या बोला था, ये कॉन्सेप्ट भी है, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये मैंने जो चारों क्वेश्चन कराए ये आपका कॉन्सेप्ट भी है, इसको आप डायरेक्ट एज इट इज याद रखें तो बेहतर है। उसके बाद तो क्वेश्चन तो ढेर सारे मिलेंगे आपके बुकों में कि एक वेक्टर इधर लग रहा है, एक वेक्टर उधर लग रहा है, मतलब उनके बीच का एंगल देगा और दोनों की वैल्यू देगा, आप सीधा फॉर्मूला में रखना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल केस और देखते हैं। नंबर 5 when two vector act on the particle simultaneously but in same direction। कैसा, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। जैसे आपको एग्जांपल मैं दिखा देता हूं फोर्स का, है ना, फोर्स का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आपको पता है, अगर कोई बॉडी रखी गई है किसी टेबल पर या किसी सरफेस पर, यह बुक आपका रखा हुआ है, एक आदमी ने लगाया इस पर 10 न्यूटन फोर्स और एक आदमी ने लगाया इस पर 2 न्यूटन फोर्स, तो नेट फोर्स आप बोलते हो सर इसका नेट फोर्स हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप कहते हो 10 + 2 बराबर कितना, 12 न्यूटन। सही है भाई, कितना, 12 न्यूटन। डायरेक्ट आप जोड़ देते हो। लेकिन जब दो वेक्टर अपोजिट में हो, मतलब जब दो फोर्स अपोजिट में हो तो आप घटा देते हो। यही आपका फोर्स इधर लगे कितना, 10 न्यूटन, और अपोजिट डायरेक्शन में एक आदमी ने दोबारा फोर्स लगा दिया 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स यहां पे कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा आपका 8 न्यूटन, और फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, नेट फोर्स का इधर, जो बड़ा फोर्स है उसके डायरेक्शन में, और यहां पे नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर। ठीक है भाई, उधर ही लग रहा था दोनों फोर्स। तो बहुत अच्छे से आप देखें कैसे आया ये, उसको सीखते हैं। मान लेते हैं किसी पार्टिकल पे या बॉडी पर दो वेक्टर एक्ट कर रहा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ऑब्वियसली इनका मैग्नीट्यूड ए और बी होगा। तो इनके बीच का एंगल क्या है, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल थीटा बराबर 0 है, और थीटा बराबर 0 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट में a² + b²
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, कॉस कितना हो जाएगा 0। कॉस 0 की वैल्यू भाई साहब 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये बन गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट लगा हुआ है तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। इसीलिए आप दो वेक्टर को जोड़ देते हो तो डायरेक्ट जोड़ देते हो थीटा बराबर 0 पे या फिर सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तब क्या होगा, ये नंबर 6 ले लो, नंबर 6, कॉन्सेप्ट नंबर 6। जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी होगा तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस, थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, ऑपोजिट है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 180 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 ऑब्वियसली, है ना, -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 कर दिया तो ये माइनस हो गया, क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी, लेकिन उसको a माइनस बी ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखते हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर भी अंदर लिख सकते हैं और b माइनस ए का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है। अगर a बड़ा होगा तो a माइनस बी करेंगे ऑब्वियसली, और b बड़ा होगा तो b माइनस ए करेंगे, और हमेशा डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, बड़े वाले वेक्टर की तरफ। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि किसी पार्टिकल पे दो तरीके से मैं फोर्स लगाता हूं, किसी पार्टिकल पर मैं दो तरीके से फोर्स लगाता हूं। सपोज कि एक आपका पार्टिकल है, इस पर मैंने फोर्स लगाया ए वेक्टर इधर और बी वेक्टर इधर। आपको डायग्राम से ही दिख रहा होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है, छोटा बड़ा मैंने बनाया है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका रिजल्टेंट किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। दिस इज योर रिजल्टेंट, बड़े वाले वेक्टर की तरफ, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस बी। इसी तरीके से मैं क्या किया, a वेक्टर इधर लगा और b वेक्टर ज्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज, और ग्राफ से दिख रहा होगा, ग्राफिकली मैंने दिखाया है, इसका लेंथ b वेक्टर का ज्यादा है। तो यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन तो इधर होगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये ज्यादा है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, b माइनस ए। दिस इज योर रिजल्टेंट। r बराबर b माइनस ए, r बराबर a माइनस बी, दैट्स इट। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और आपको समझना पड़ेगा क्या कह रहा है, ठीक है। एक बात मैं और बता देता हूं यहीं पर, एक बात, स्क्रीनशॉट कह रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करके उतारते रहिएगा अगर कुछ भी उतारना हो तो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कभी कभी सवालों में पूछता है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसकी बात कर लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो r बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अभी अभी आप पिछले सवाल में देखे थे कि अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स ही लगाते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड लगाते हैं और अलग अलग एंगल पे लगाते हैं, 60 पे लगाते हैं, 90 पे लगाते हैं, 120 पे लगाते हैं, उसकी वैल्यू बदलती रहती है। तो इसका मतलब अगर वैल्यू बदल रही है तो कभी ना कभी मैक्सिमम हुआ होगा, कभी ना कभी मिनिमम हुआ होगा। तो हम वही जानना चाहते हैं कि कितने एंगल पर रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू मिनिमम होती है और कितने एंगल पर रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। और हम ये भी फाइंड करना चाहते हैं कि मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर कितना होता है और मिनिमम रिजल्टेंट वेक्टर कितना होता है ना। आइए देखते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ए और बी को यहां पे चेंज नहीं करना है, यहां किसको चेंज करना है, एंगल को। वी आर इंटरेस्टेड इन एंगल, ठीक है। ए और बी को कांस्टेंट रखना है, अलग अलग एंगल पे देखना है। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो यहां पे वेरिएबल कौन हो गया, यहां आपका वेरिएबल कॉस थीटा है। अगर थीटा बदलेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू बदलेगी और कॉस थीटा के हिसाब से आर की वैल्यू बदलेगी। मेरे को ये बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। ऑब्वियसली आपको पता होगा, मैं लिख देता हूं। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। मतलब साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है।
इसी तरीके से कॉस की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। मतलब कॉस और साइन की वैल्यू -1 से कम हो ही नहीं सकती और कॉस और साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। जो भी वैल्यू आएगी, चाहे साइन 1000 डिग्री ले लो, चाहे साइन करोड़ डिग्री ले लो, वो साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही होती है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है क्लास 10th। तो ध्यान से अगर आप देखें तो साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं, कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है +1। और साइन और कॉस की मिनिमम वैल्यू पे मैं अगर बात करूं, मिनिमम वैल्यू कॉस की मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये होती है -1। बस काम हो गया मेरा। देखो, if you find out the value of r maximum then cos की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। cos थीटा शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि r डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है cos पर। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब cos की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, रूट में a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, कॉस की वैल्यू 1 हो गई भैया, आपका हो गया रूट में a² प्लस 2ab। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसको हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा a प्लस बी, मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जोड़ होता है। मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जोड़ होता है, डायरेक्ट एडिशन। और ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0। देखो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस की वैल्यू 1 कब आती है, कॉस की वैल्यू 1 कब आती है, 0 पर, 0 डिग्री पर। मतलब कितने पर, एट थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पैरेलल एक्ट कर रहे होंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर पार्टिकल पर, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इसी तरीके से आर की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब कॉस की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। कॉस की वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1, तो हम क्या रखेंगे यहां पे, आर मिनिमम इज इक्वल टू रूट में a² प्लस b² माइनस हो जाएगा 2ab। जब कॉस थीटा को -1 रख दोगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, चलो यहां माइनस लिख देता हूं, चाहे b माइनस ए भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कौन बड़ा है। अब ये कितने डिग्री एंगल पर, जब cos -1 रहा हो। अब cos की वैल्यू -1 कब होती है, थीटा बराबर 180 डिग्री पर। तो यहां क्या रखेंगे, एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या सीखे कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं तो मिनिमम रिजल्टेंट आता है, और जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आता है। मैक्सिमम रिजल्टेंट a प्लस बी होता है, मिनिमम रिजल्टेंट a माइनस बी होता है। अब इस पे करेंगे हम एक सवाल, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इफ maximum and minimum force acting on the particle is 18 Newton and 12 Newton, तो कह रहा है फाइंड आउट इंडिविजुअल फोर्स या फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। एक्टिंग ऑन द पार्टिकल कैसे करेंगे इसको, जैसे सवाल बोला है वैसे कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ध्यान से अगर आप देखें तो कह रहा है इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 18 न्यूटन एंड 12 न्यूटन देन फाइंड आउट द इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। मतलब जो दो वेक्टर्स या दो फोर्स लग रहे हैं उन दो फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपसे।
क्या करेंगे, पहले लिख दो जैसा कहा है। लेट सपोज कर लो F1 एंड F2 बी द टू इंडिविजुअल फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स। मैंने मान लिया दो फोर्स हैं F1 और F2, तो उसका मैक्सिमम फोर्स F1 प्लस F2 होगा, डायरेक्ट ऐड करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 न्यूटन, यूनिट मत लिखो रहने दो। अब मिनिमम फोर्स कितना दे रखा है F1 माइनस F2 का, 12 न्यूटन। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं कर लोगे, इन दोनों को कर लिया, कितना आसान है। ऐड कर दो F1 आ जाएगा, ऐड कर दो तो F1 आ जाएगा, ऐड किया ये कट गया, F2 प्लस F2 निगेटिव था, तो ये आपका 2F1 आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 18 और 12 कितना आ गया, 30। तो F1 की वैल्यू आ गई आपके पास 15 न्यूटन। जैसे ही आपके पास 15 न्यूटन आया, उसकी वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, आ गया F2। तो ये आ गया 15 प्लस में F2 इज इक्वल टू 18, 15 उधर घट गया जाकर, F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 न्यूटन। मतलब दो फोर्सेस जो एक्ट कर रहे थे वो दोनों फोर्सेस एक 15 न्यूटन के थे और एक 3 न्यूटन के थे। ये था सवाल आपका। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो तो अगला क्वेश्चन देते हैं, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं वेक्टर पे। क्वेश्चन ये कह रहा है इफ रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर, if resultant of two unit vector is a unit vector, दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट एक आपका यूनिट वेक्टर ही मिलता है। कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स। रिजल्टेंट, अब लिखा है रिजल्टेंट, तो नॉर्मली आप यह समझ रहे हैं कि जब दो यूनिट वेक्टर को ऐड किया होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब दो यूनिट वेक्टर को ऐड किया जाता है तो एक यूनिट वेक्टर ही आपका मिलता है। तो बताना है वो जो दो यूनिट वेक्टर थे उनके बीच का एंगल क्या रहा होगा। ध्यान से देखें तो कह रहा है दो यूनिट वेक्टर है, तो मान लो पहले कि एक यूनिट वेक्टर क्या है, ए कैप, दूसरा यूनिट वेक्टर क्या है, बी कैप, और तीसरा यूनिट वेक्टर जो मिला इन दोनों के रिजल्टेंट से वो क्या है, सी कैप। तो सबसे पहले माना करो, जैसे ही मानोगे आंसर तुम्हारा आना स्टार्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन, लेट ए कैप कॉमा बी कैप इज द यूनिट वेक्टर and their resultant is C cap and their resultant is C cap। मैंने मान लिया, तो क्या हो सकता है, C कैप बराबर A कैप प्लस B कैप। ऑब्वियसली ये लिखेंगे आप, क्योंकि A वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर R वेक्टर। तो यहाँ R वेक्टर क्या है, C कैप, वो यूनिट वेक्टर है। ए कैप क्या है, पहला ए वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है, बी कैप। कह रहा है ए और बी वेक्टर, ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल क्या है, ये पूछा है, एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स। क्या करने वाले हैं आप, मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, है ना। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड को हम मॉड से दिखाते हैं, आपको पता है मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मॉड। तो ध्यान से अगर आप देखें तो आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ मॉड ले लें, दोनों तरफ मॉड ले लें तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ सी कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, ये लिखेंगे। मॉड ऑफ सी कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। सी का मैग्नीट्यूड तो आपका भाई साहब 1 हो जाएगा, या आप चाहें तो एक बार ऐसे लिख देते हैं, चलो मॉड ऑफ सी कैप, इसको क्या लिखेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज द मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ए कैप और बी कैप के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, तो इसे आप लिखेंगे रूट में मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर मॉड ऑफ बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप और कॉस में थीटा, यही आपको तो निकालना है, यही तो आपको निकालना है थीटा।
तो बहुत अच्छे से देखें तो मॉड ऑफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसकी भी वैल्यू 1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 और हो गया आपका कॉस थीटा। यहां ध्यान से अगर आप देखें तो 1 इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस 1 हो गया 2 और प्लस में कितना हो गया 2 कॉस थीटा। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए फिर से 1 बचा, इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा। 2 आके इधर घट जाएगा, -1 बचेगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस में 1/2। और कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब आती है, जब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होती है। जब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होती है, दिस इज योर आंसर कि थीटा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब बताओ थीटा तुम्हारा 120 डिग्री हो गया, आप इसे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, सीधा बिना सॉल्व किए। कैसे? कह रहा है कि 2 यूनिट वेक्टर है, मतलब 2 वेक्टर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, 1 और 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, चाहे जो भी यूनिट वेक्टर हो, चाहे जैसा भी यूनिट वेक्टर हो। तो यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड 1 मिलता है, यूनिट वेक्टर ही तो उसका भी मैग्नीट्यूड 1, मतलब तीनों सेम वेक्टर हैं। रिजल्टेंट जो मिला उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, और जो 2 वेक्टर हमने लगाए यूनिट वेक्टर ही लगाए तो उसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। तो अभी मैंने समझाया ना कि जब कभी भी 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स 120 डिग्री पर लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा वही आ जाता है। तो वही केस आप सीधा 120 डिग्री बोल सकते थे, लेकिन ठीक है हमने सॉल्व कर लिया इसको, हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और फाइंड करना है हमें एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। उसके साथ साथ दे रखा है आपको व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड सी 5 यूनिट 4 यूनिट 3 यूनिट। ठीक, कह रहा है कि अगर अगर हमारे 2 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर हैं और वो इस तरीके से अरेंज है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर को बी वेक्टर में से घटा देते हैं तो सी वेक्टर हमारा मिलता है, ये सवाल। फिर कह रहा है कि इनके बीच का एंगल निकाले, किसके किसके बीच का, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। तो व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, मतलब ए बी और सी का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट 4 यूनिट 3 यूनिट। यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि ये फोर्स भी हो सकता है वेक्टर्स, ये हमारा वेलोसिटी भी हो सकता है, मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से इसका यूनिट रख दिया जाएगा, इसलिए इसको यूनिट लिख दिया मैंने। मतलब स्पेशली इसको मैंने नहीं लिखा कि मीटर होगा या मीटर पर सेकंड होगा या न्यूटन होगा या जूल होगा। जूल तो होगा भी नहीं, वेक्टर क्वांटिटी वो जूल नहीं होती है, एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि जिन 2 वेक्टर के बीच का एंगल आपको निकालना है उनको पास पास रखो, क्योंकि जिनके बीच में आप कुछ निकालना चाहते हो, कुछ रिलेशन पैदा करना चाहते हो, तो वो हमेशा पास में होने चाहिए। बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो वो दूर है ना, उसको पास करो। पास करो मतलब बी वेक्टर को इधर लेके आओ, तो क्या मिलेगा, मिलेगा भाई साहब आपका ये कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस में कितना, सी वेक्टर। अब दोनों तरफ मॉड ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, मॉड। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड लगा दिया इधर भी, मॉड लगा दिया इधर भी, मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड का क्या मतलब है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब उनका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड तो तुमको डायरेक्ट दे रखा है, इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम क्या लिखने वाले हैं, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट में मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी कॉस में थीटा। यही थीटा तुमको निकालना था, थीटा एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इसीलिए उन दोनों को पास किया, क्योंकि उन्हीं के बीच अगर वो 2 पास रहेंगे तभी तो उनके बीच का एंगल निकाल पाएंगे, है ना। तो दूर था तो कैसे निकाल पाएंगे एंगल, तो उसको मैंने पास किया। अब अगर आप ध्यान से देखें, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 5, रूट में बी की वैल्यू दे रखी है आपको 4 और इसकी वैल्यू 3, तो ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 इंटू 4 है, ये इंटू में कितना हो गया 4 इंटू में 3 और कॉस में थीटा, यही थीटा आपको निकालना है। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो तो क्या बचा, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 24 और कॉस थीटा।
ध्यान से देखिए, ये 25 हो गया, ये क्या हो गया 25, और अगर ये 25 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 25 इधर चला गया, 25 माइनस 25 एंड दिस इज इक्वल टू कितना 24 cos थीटा, ये 0 हो गया, तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू 0 आ गई। बताओ cos थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, जब थीटा 90 डिग्री हो, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक, आप थीटा बराबर 90 डिग्री इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is perpendicular to a vector, find angle between vector a and vector b। ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। कह रहा है रिजल्टेंट वेक्टर ए और वेक्टर बी का वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक। तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है बेसिकली आपको। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बस उसी को आपको देखना है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाता हूं कि मान लेते हैं ये आपका क्या है, ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट तो हमेशा बीच में से ही जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर, ये रिजल्टेंट मैंने स्मॉल आर मान लिया, आर वेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है ये बाहर तो हो ही नहीं सकता। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर मैंने इस तरीके से बनाया इनके बीच में एक्यूट एंगल, तो रिजल्टेंट वेक्टर बीच में से ही जाएगा। इसका मतलब ये कि बी वेक्टर ये नहीं होकर बी वेक्टर तुम्हारा इधर से होगा, मतलब ये बड़ा 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाएगा, तो पक्का है बी वेक्टर ऐसा होगा। ये बात हो गई, ठीक है। तो बस यही बताना है ये एंगल कितना होगा, थीटा पूछ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पहले वाले वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर 90 डिग्री बना रहा है, ये तो आपको दिख ही रहा है ना, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। tan अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, tan अल्फा बराबर बाद वाला साइन 90, नहीं बाद वाला साइन थीटा, एंगल वही तो एंगल है जो निकालना था, अपॉन पहला वाला प्लस बाद वाला cos थीटा, और यहां tan 90 लिखेंगे, यहां पर tan 90 लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है आपकी, पता है आपको। इनफाइनाइट को क्या लिखेंगे 1/0, ये क्या हो जाएगी 1/0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना हो जाएगा a प्लस, ऑब्वियसली स्मॉल a था ना, हाँ स्मॉल लिख देते हैं। ये फॉर्मूला आपका हो गया, और ये आपका हो गया b, ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b, है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा स्मॉल a प्लस b cos थीटा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई 0 कर दिया, ये इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाने वाली है, cos थीटा की वैल्यू आ जाने वाली है माइनस में a/b। अब बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऐसे भी बोल सकता था कि इफ वैल्यू ऑफ r इज हाफ ऑफ द b वेक्टर, अगर r वेक्टर की वैल्यू इसका हाफ है, तब बताइए cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास माइनस में a/b आ गया ना, और आपको और भी दे रखा है साथ में कि r वेक्टर का जो वैल्यू है b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आधा है, मतलब r बराबर b/2 दे रखा है, सीधा सीधा आपको मॉड लगाने की बार बार जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, आप रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला आपको पता है r बराबर रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, उसमें जाके वैल्यू रख देंगे। यहां से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी b के टर्म में, ठीक है। देखिए आपको बता देता हूं मैं, मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। यहां पे अगर मैं बोलूं r बराबर, तो क्या लिखेंगे रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab
कॉस थीटा। क्वेश्चन में आपको दो चीज दे रखा था, एक आपको दे रखा था ये वाला और एक आपको ये तो दे ही रखा था परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, r बराबर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आप b/2 लिख दीजिए। एंड दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस हो गया यहाँ पर, माइनस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, बी भी कट जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू मस्त आपको मिलेगी, अब बढ़िया उसका एंगल निकलेगा। ठीक है, तो उसका बढ़िया सा एंगल निकलता है कितना, 30 डिग्री आता है कि 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, जो भी आए उस यहाँ से आ जाएगा आपका, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़िए ढंग से क्या बोल रहा है। आपको यहाँ पे क्या दे रखा था, खाली ए और बी के बीच का एंगल दे रखा था और 90 डिग्री दे रखा था, मैंने यहाँ से निकाल दिया कॉस थीटा की वैल्यू माइनस में a/b। ए और बी की वैल्यू जो भी होगी उसके हिसाब से एडजस्ट होकर आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो ये नीट का क्वेश्चन था, नीट का ऑब्वियसली क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन ये था इस तरीके से। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, कॉस इनवर्स माइनस में a/b, मतलब 4 ऑप्शन उन्होंने दे रखे थे, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दे रखे, मैंने आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिया, उसको सॉल्व करके आपको दिखाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर एंड ए प्लस बी बराबर सी, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब इतना आपको इन्फॉर्मेशन, ये तो आपको दो ठो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है कि दो वेक्टर, ये क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी बराबर सी, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड को अगर सम करते हैं तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है, ये है ना। और ये क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है ये। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर है और ए प्लस बी बराबर सी है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये आपको निकालना है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो आप सीधा सीधा क्या कर दीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर लिखिए और दोनों तरफ मॉड ले लीजिए। जब दोनों तरफ मॉड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ सी वेक्टर। ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट है, मतलब इसे हम क्या लिख देंगे, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, यही थीटा आपको निकालना है, इज इक्वल टू सी। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो तो आगे आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सी स्क्वायर की वैल्यू यहां से, सी की वैल्यू इतनी है ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब और क्या लिख सकते हैं इसको, बस खोल दीजिए, आंसर आ गया आपको, इसको खोल दीजिए, आंसर आ गया, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये और ये चला गया। ध्यान से अगर आप देखें तो 2ab कॉस थीटा 2ab बराबर 2ab आ गया, कितना आ गया, 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 2ab आ गया, 2ab भी कट गया, तो आपके पास क्या बच रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू बची 1, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 का क्या मतलब है, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। आंसर, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, लेकिन बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, अगर देखो तो बिना सॉल्व किए आप आंसर ला सकते थे, कैसे, सोचो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट जोड़ते हैं हम कब रिजल्टेंट आता है, जब हम दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड जोड़ देते हैं, तो जब वो एंगल 0 हो। जैसे मैंने बोला आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो उनका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी कब होगा, जब थीटा बराबर 0 हो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये रिजल्टेंट है, सी वेक्टर यहाँ पे क्या रिजल्टेंट है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर, तो इसका मतलब ये बता रहा है सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और उसके बाद इनका जो मैग्नीट्यूड होता है उनको जब ऐड करते हैं तो सीधा रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाता है, तो पक्का यहीं से सीधा सीधा आंसर आ गया, थीटा बराबर 0। ठीक, क्वेश्चन एक और फिर करूं, देखो ध्यान से, सॉल्व नहीं करना है, ऐसे देखो, क्वेश्चन में ये कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, और ये कहता है कि यहां पे ये माइनस है, ए माइनस बी बराबर सी,
ठीक, तो आपसे ये कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, करके देखना, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।